आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। तो पिछली क्लास में हम व्यवहारवाद तक पढ़ चुके हैं और व्यवहारवाद के बाद में आता है उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में हमने पढ़ा कि व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक थे, प्रणेता, वो कौन थे? डेविड ईस्टन। यानी डेविड ईस्टन थे वो व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादक थे। अब उत्तर व्यवहारवाद हैं, उसके भी जो प्रमुख प्रणेता है वो भी डेविड ईस्टन ही है। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार दोनों के जो प्रणेता है वो डेविड ईस्टन ही है। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। तो एक सम्मेलन हुआ था 1969 में जिसका नाम था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ये नाम था उसे सम्मेलन का। तो उसमें अपने अध्यक्ष बनाया गया था डेविड ईस्टन को। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ? सबसे पहले बात आती है व्यवहार जन्म क्यों हुआ। क्यों व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। और व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक है उनको ऐसा लगा कि व्यवहारवादी है वो रूढ़िवादिता की ओर अग्रसर है, उसमें जड़ता है और वो सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। इसलिए व्यवहारवादी जो अध्ययन पद्धति थी उससे जो व्यवहारवादी जो थे प्रतिपादक वही उनमें क्या हुआ, असंतोष की भावना पैदा आई। तब उन्होंने महसूस किया कि हमें व्यवहारवाद को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। यानी कहाँ बढ़ना होगा? हमें उत्तर व्यवहारवाद की ओर बढ़ना होगा। तो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद के बाद का जो अध्ययन है उसको हम उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन कहते हैं। अब देखो उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और परिभाषा। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा दिशा संकेत है जिसके दो नारे हैं, क्रम तथा प्रासंगिकता। देखो ये उत्तर व्यवहारवाद ने दो नारे दिए थे, क्रम तथा प्रासंगिकता। इसका विस्तार हम थोड़ा आगे देखेंगे। यह व्यवहारवादी वैज्ञानिकों से समाज तथा राजव्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। तो जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो क्या है, वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन करने और उनका निदान ढूंढने की समस्याओं पर बल देता है। और इसका जो प्रमुख जो सिद्धांत हैं, जो नारे हैं, वो क्या है, क्रम और प्रासंगिकता। दो हैं, एक क्रम और दूसरा है प्रासंगिकता। इसका मूल मंतव्य यानी ध्येय है, यानी उत्तर व्यवहारवाद का मूल ध्येय क्या है? सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। तो ऊपर जो दिया ना क्रम और प्रासंगिकता, तो प्रासंगिकता मतलब है कि जो भी सामाजिक शोध किया जाए वो समाज की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के संदर्भ में होना चाहिए। प्रासंगिकता मतलब कि संदर्भ में, जो वर्तमान जो समस्या हैं उनके संदर्भ में होना चाहिए। यह राजवैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राजव्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए प्रेरित करता है तथा मानव मूल्यों के रक्षार्थ कर्म करने के लिए प्रवृत्ति करता है। तो जैसे कि उत्तर व्यवहार के दो नारे थे, कौन से? एक तो था प्रासंगिकता। तो प्रासंगिकता मतलब यह है कि जो भी सामाजिक शोध या जो अध्ययन किया जाए वो समाज की आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिए। रक्षा का मतलब है, कर्म का मतलब है कि मानव मूल्यों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? कर्म करते रहना चाहिए। तो मूल्यों की रक्षा के लिए कर्म और प्रासंगिकता ये दो प्रमुख सिद्धांत थे उत्तर व्यवहारवाद के। इस तरह उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जाता है क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिसके तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीतिक विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वह भविष्य की ओर उन्मुख है और नवीन दिशाओं की ओर मुड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें कुछ नई बातें जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है।
इस तरह उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षण, भविष्य की दिशा में एक कदम है न कि पीछे हटने की ओर प्रवृत्ति। तो उत्तर व्यवहारवाद है वो जो समाज के जो आवश्यकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करता है। तो यह उसमें जो व्यवहारवाद के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करता है। तो यह एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है ये एक आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी। इसी को उत्तर व्यवहारवाद की संज्ञा दी गई है। तो विद्यार्थियों इसी को क्या कहा जाता है? उत्तर व्यवहारवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? तो व्यवहारवाद की अपर्याप्तता एवं अपूर्णता, यानी जो उत्तर व्यवहारवाद है उसका उदय किन कारणों से हुआ था, उसके प्रमुख क्या कारण थे? तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है व्यवहारवाद की अपर्याप्तता एवं अपूर्णता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। तो पहली बात तो क्या है, व्यवहारवाद का उदय किन कारणों से हुआ? तो पहला कारण यह था कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में जो व्यवहारवादी थे वो अपने अध्ययन से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन जो स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे थे। तब उन्होंने सोचा कि भाई हमें एक नई अध्ययन पद्धति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो व्यवहारवाद की अपर्याप्तता एवं अपूर्णता दूसरा पॉइंट है। तो ये हम व्यवहारवाद के उदय के कारण पढ़ रहे हैं कि व्यवहारवाद का उदय ना आगे वो क्यों हुआ, किन कारणों से व्यवहारवाद का उदय हुआ। दूसरा है व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम था। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन को की तरह आदर्श स्थिति का नहीं है। तो व्यवहारवादी जो विचारक थे वो व्यवहारवादी शोध के प्रति उनका जो असंतोष था वो इस दिन दिन इस तरह बढ़ रहा था कि तब उनको लगा कि भाई हमें जो अपने अध्ययन प्रणाली है उसके अंतर्गत कुछ नया करना चाहिए। क्योंकि जो व्यवहारवाद में केवल मूल्यों के अध्ययन को अधिक महत्व दिया गया, जो वास्तविकता है, जो वैज्ञानिकता, जो सच्चाई है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। आगे है उदय व्यवहारवाद के उदय कारणों में अगला कारण है अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं। उत्तर व्यवहारवाद के विकास का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। तो एक प्रमुख कारण यह भी है कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है वो प्राकृतिक विज्ञानों से थोड़ा अलग है। यदि हम प्राकृतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करें तो वो क्या होगा? घातक है। क्योंकि समाज और व्यक्ति की जो प्रकृति है ना वो परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह संभव नहीं है। तो ये भी उनका एक नया विचार था, एक नई बात मानने उन्होंने एक अनुभव किया कि समाज और व्यक्ति की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह संभव नहीं है। अतः हमारा जो अध्ययन प्रणाली है ना, पद्धति ना, उसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। फिर अगला है समाज और विश्व मानवता के प्रति दायित्वों की उपेक्षा। यानी व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत समाज और विश्व मानवता के प्रति जो अपने दायित्व हैं उनकी क्या हो रही थी? उनकी उपेक्षा हो रही थी। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्यव्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गई। उदाहरण के लिए आणविक युद्ध का भय है, अमेरिका में काले और गोरों का विभेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावना और प्रवृत्तियां, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने
दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न यह था कि उच्च तकनीक पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों में प्रयोग की उपयोगिता क्या थी, यदि राजवैज्ञानिक उस स्थिति में भी नहीं थे कि वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सकें और उनके समाधान की दिशा में योगदान दे सकें। तो देखो अगला हमारा क्या है कि समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत जो समाज और विश्व के प्रति जो दायित्व हैं, यानी उन जो अपने जो वास्तविक समस्या हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जैसे आणविक युद्ध का भय है, अमेरिका में काले और गोरों का विभेद, तानाशाही शासन के प्रति संभावना, वियतनाम में घोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, यानी आदि कई प्रकार की वैश्विक समस्याएं वो सामने आ रही थी। तो व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की क्या की, उपेक्षा की। तब उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न यह था कि भाई उच्च तकनीक पर्याप्त और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी। जब हम अपने जो वर्तमान समस्या हैं, जो वैश्विक समस्या हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपने ये जो शोध उपकरण है उनकी उपयोगिता क्या है। इसलिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। तो ये तो क्या थे, ये थे उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण कि जब व्यवहारवाद अध्ययन पद्धति चल रही थी या जब व्यवहारवादी प्रणाली कायम थी, तो उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। तो इन कारणों से उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। अब है देखो उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण या विशेषताएं। तो उत्तर व्यवहारवाद के जो प्रणेता है कौन है, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख कितनी विशेषताएं हैं, 7 प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता है सार उद्देश्य पर अधिक बल। राजनीति विज्ञान को शोध में तकनीक की अपेक्षा आज अथवा उद्देश्य पर अधिक बल देना चाहिए। देखो सार उद्देश्य पर अधिक बल, तो राजनीति विज्ञान में शोध व तकनीक की अपेक्षा जो मुख्य उद्देश्य ना उसके ऊपर अधिक बल देना चाहिए। तो यानी ये उत्तरी व्यवहारवाद किस पर अधिक बल देता है, सार पर, यानी निचोड़ निकालता है। जो हमारा जो अहम उद्देश्य है ना वो क्या है, उसके ऊपर हमें अधिक बल देना चाहिए। शोध के लिए परिष्कृत उपकरणों का करना उपयोगी है, यानी जो परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करना उपयोगी है, लेकिन परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, उद्देश्य यह है कि जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जब एक वैज्ञानिक अनुसंधान और समकालीन समस्या की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है, तो उस पर लगाया जाने वाला श्रम और समय को बर्बाद करने के समान है। कहने का मतलब है कि जब हम शोध कर रहे हैं, इतना समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारा जो उद्देश्य ना वो भी क्या होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। कहने वाला कि वर्तमान जो समस्या हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। व्यवहारवादियों के इस नारे के उत्तर में अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा उठाया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता के से अस्पष्ट होना कम बुरा है। तो पहला उत्तर व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषता उनमें पहली है सार पर अधिक बल, यानी उत्तर व्यवहारवादी हैं वो सार पर अधिक बल देते हैं। दूसरा है सामाजिक परीक्षण पर अनावश्यक बल। व्यवहारवादियों द्वारा सामाजिक परीक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, यह उचित नहीं है। व्यवहारवादियों का ध्यान प्रमुखतया सामाजिक परिवर्तन पर होना चाहिए था। व्यवहारवादी अपना सारा समय तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण पर दे रहे थे। एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में उन तथ्यों को समझने की दिशा में पर्याप्त रूप से प्रयत्नशील नहीं थे, और इन सब का परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवाद की विचारधारा का रूप ही ले लिया था। तो सामाजिक परीक्षण पर जो व्यवहारवादी थे वो अनावश्यक बल दे रहे थे। कहने मतलब है कि सारा ध्यान किस पर होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन पर, लेकिन व्यवहारवादियों ने सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। तो इससे भी व्यवहारवादी थे वो असंतुष्ट थे। तीसरा है शोध का यथार्थवादी जगत से संबंध नहीं होना, यानी व्यवहारवादी जिस शोध प्रणाली को अपने अध्ययन में शामिल करे थे उसका यथार्थवादी जगत से, यानी जो विश्व की जो वर्तमान की जो समस्या है ना उनकी ओर कोई ध्यान उनका नहीं था, वास्तविक समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं था। तो व्यवहारवादी शोध यथार्थवादी जगत संकट काल में वह मानव जाति की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सके, जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए गुंजाइश थी, से अपना संबंध नहीं रखता है। व्यवहारवादी अन्वेषण चूंकि
विश्लेषण एवं अमूर्त सिद्धांत निर्माण पर आधारित है। अतः राजनीति के पार्श्विक यथार्थ को छुपाने का प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद का लक्ष्य शोध की उन सीमाओं की समाप्ति है जो व्यवहारवाद ने अनिवार्य रूप से खड़ी कर ली है। उत्तर व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीतिक शास्त्र की सहायता करना है ताकि संकट काल में वह मानव जाति की जो वास्तविक आवश्यकताएं उनको पूरा कर सके। तो विद्यार्थियों, जो अगली विशेषता वो कौन सी थी? शोध का यथार्थवादी जगत से संबंधित नहीं होना। यानी व्यवहारवादी जो विचारक थे वो शोध तो कर रहे थे, लेकिन वर्तमान की जो वैश्विक समस्याएं ना, उनकी ओर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। तो इससे भी वो क्या थे? असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि भाई हमारा ध्यान किन की ओर केंद्रित होना चाहिए? जो समाज की जो वास्तविक समस्याएं, जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। अगली विशेषता है मूल्यों के प्रति उपेक्षा के भाव की समाप्ति पर बल। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व की सर्वथा अस्वीकार न करते हुए विज्ञानवाद व मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया था। व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय मान लिया गया था। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है, और मूल्यों को यदि ज्ञान की प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही यह खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाएगा। राजनीति में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है, और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मत था कि ज्ञान का उपयोग यदि सही उद्देश्यों के लिए करना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रित स्थिति पर फिर से स्थापित करना आवश्यक ही होगा। तो देखो, अगली विशेषता क्या है कि मूल्यों के प्रति उपेक्षा के भाव की समाप्ति पर बल। यानी व्यवहारवादी थे वो वैज्ञानिक और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर उन्होंने इतना अधिक बल दिया कि उन्होंने एक तरह से मूल्यों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया था। तो अभी व्यवहारवादी ये मान रहे थे कि भाई मूल्यों की उपेक्षा करना यह सही नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान है वही कुछ नहीं है। यदि ज्ञान के अंतर्गत यदि मूल्यों को यदि हम स्थान नहीं देंगे तो फिर हमारे उस ज्ञान का कोई उपयोग ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मूल्यों के प्रति जो उपेक्षापूर्ण जो भाव है ना, उसको हमें क्या करना होगा? समाप्त करने पर बल देना होगा। तो उत्तर व्यवहारवाद में क्या किया? मूल्यों के प्रति जो उपेक्षा का जो भाव था ना, उसको समाप्त करने पर बल दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि अध्ययन के अंतर्गत मूल्यों को क्या किया गया? शामिल किया गया। अब देखो, मूल्य क्या है? मूल्य जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, ये अपने आप में बहुत बड़े मूल्य हो सकते हैं। तो कहने मतलब ये जो मूल्य हैं, इनको भी अपने अध्ययन में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। बुद्धिजीवियों की भूमिका। अगली विशेषता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। बड़े कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख दायित्व है। वस्तुनिष्ठ होने के नाते ऐसे शोधों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, राजनीतिक शास्त्री यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसे तकनीकविद और मंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हैं। अन्वेषण की स्वतंत्रता के नाम पर समाज की तीखी आलोचनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार की विशेष सुविधाओं का दावा कर सकने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो बुद्धिजीवियों की बहुत ही भूमिका है ना, उसको उत्तर व्यवहारवादियों जो प्रणाली है, अध्ययन पद्धति है, उसके अंतर्गत स्वीकार किया गया कि भाई समाज के अंतर्गत जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको बुद्धिजीवी है ना वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यदि बुद्धिजीवी यदि अपनी भूमिका को नहीं निभाएंगे ना आगे, तो फिर वर्तमान जो समस्याएं ना आगे, उनसे हम छुटकारा कैसे पाएंगे? तो बुद्धिजीवियों की जो भूमिका ना, उसको उसमें उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत स्वीकार किया गया। छठी विशेषता है क्रियाशील ज्ञान पर अधिक बल। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतनमुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए, और उनका आग्रह है कि राजनीति विज्ञान का समस्त अनुसंधान प्रतिबद्धता और क्रियाशीलता की भावनाओं से प्रेरित और प्रभावित होना चाहिए। तो क्रियाशील ज्ञान के ऊपर उत्तर व्यवहारवाद में बल दिया गया। राजनीतिकरण पर बल। एक बार यह मान लेने के बाद कि समाज में बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और यह भूमिका समाज के लिए समुचित उद्देश्यों को निर्धारित करने और समाज को इन उद्देश्यों की दिशा में प्रेरित करने की है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य हो जाता है कि सभी व्यवसायों का राजनीतिकरण, जिनमें राजनीतिक शास्त्रियों को सभी संस्थाएं और दोहराता है, विश्वविद्यालय भी आ जाते हैं, न केवल अनिवार्य बल्कि अत्यंत
वांछनीय है। तो राजनीतिकरण है उसके ऊपर उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत बल दिया गया। तो ये 7 प्रमुख विशेषताएं हैं उत्तर व्यवहारवाद की। तो आप जो सभी विद्यार्थी हैं वो इन 7 विशेषताओं को अच्छी तरह से याद कर लें। अब आगे आता है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर, यानी व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद दोनों में अंतर क्या है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुख अंतर, पहला है मूल्यों की दृष्टि से अंतर। तो मूल्यों की दृष्टि से क्या अंतर है। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकार किया। देखो, व्यवहारवाद ने केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकार किया और मूल्यों की क्या की, उपेक्षा की। जैसे हमने पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा कि व्यवहारवाद के अंतर्गत मूल्यों की उपेक्षा की, केवल तथ्यों को स्वीकार किया। किंतु उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्य और तथ्य दोनों को स्वीकार करते हैं। तो व्यवहारवाद में मूल्य और तथ्य दोनों को स्वीकार किया गया है और व्यवहारवाद में केवल तथ्यों को स्वीकार किया गया था, मूल्यों को दरकिनार किया गया था। दूसरा अंतर है प्रकृति की दृष्टि से अंतर। तो व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में आधारभूत समानता स्वीकार की है। व्यवहारवाद यह कहता है राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर ही नहीं है, दोनों एक समान है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी है वो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान नहीं मानते हैं और उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी है। और उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि भाई हम राजनीति विज्ञान में सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से अलग होता है। जो मनुष्य का जो व्यवहार है, समाज का जो व्यवहार है, वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो यह प्रकृति की दृष्टि से अंतर है। कहने का मतलब है क्या अंतर है कि व्यवहारवादी हैं वो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक समान मानते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी है वो सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान से अलग मानते हैं। ये दोनों में प्रकृति की दृष्टि से अंतर है। व्यवहारवाद, अगला अंतर है व्यवहारवाद की मूल प्रकृति रचनात्मक नहीं है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद की अपनी प्रकृति से रचनात्मक है। व्यवहारवादी अपने युग के संदर्भ में प्रासंगिकता के दोष से पीड़ित है, किंतु उत्तर व्यवहारवादी अपने युग के संदर्भ में प्रासंगिकता के गुण से संपन्न है। व्यवहारवादियों के अध्ययन में मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद का मत है कि बुद्धिजीवियों को मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल दिया, जबकि व्यवहारवादी इस बारे में उदासीन है। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध, गतिरोध है। मूल्य और तथ्य दोनों को महत्व देने के कारण उत्तर व्यवहार राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान, आदर्शवादी व व्यक्तिनिष्ठ के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी, वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं, परंतु यह संभव नहीं होता है। इससे अंतर्विरोधों का जन्म होता है। तो ये हम आलोचना पढ़ रहे हैं, उत्तर व्यवहार में अंतर्विरोध है या गतिरोध देखा जा सकता है। दूसरा है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, अतः यह अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा। आलोचकों का मानना है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस आवश्यकता पर बल दिया वह पीक स्तर पर अमेरिका राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति बद्धता का आह्वान करता है। अगली आलोचना है केवल उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना। आलोचकों का तर्क है कि उत्तर व्यवहारवादी अनेक मानक मूल्यों की रक्षा पर अधिक बल दिया है, किंतु वास्तव में यह मूल्य केवल उदारवादी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा से संबंधित ही नहीं है। तो व्यवहारवादी हैं वो मूल्यों पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। तीसरे विश्व के लिए सीमित महत्व। आलोचकों का कहना है कि उत्तर व्यवहारवाद के अपने मापक मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु तृतीय विश्व, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी महाद्वीपों की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता तथा जनसंख्या विस्फोट से जूझती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से इन मूल्यों का बहुत ही कम महत्व है। तो उत्तर व्यवहारवाद ने जिस प्रणाली का प्रतिपादन किया है, जिन मूल्यों को स्वीकार किया है, यह तीसरे विश्व के लिए बहुत ही कम महत्व का, सीमित महत्व है इसका। अंत में यह कहना उचित होगा कि अनेक आधारों पर उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना की गई है, तो भी इसके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर व्यवहारवाद में परंपरावाद तथा व्यवहारवाद दोनों के दोषों को त्यागा है और इनके गुणों में उचित तालमेल व सामान्यतः सामंजस्य स्थापित किया है। जहाँ परंपरावाद अपने प्रकृति से अतीतोन्मुखी है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद अपने प्रकृति से भविष्योन्मुखी है, अर्थात वह भविष्य की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटने की
प्रवृत्ति। उत्तर व्यवहारवाद एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिकी प्रवृत्ति भी है। तो ये था आज की हमारे क्लास में उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित टॉपिक, और विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जय हिंद, जय भारत।